चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पातर के बीच में साबुत बचाना कोय। कबीर ने ये दोहा किसी चक्की के बारे में नहीं लिखा था। ये दोहा एक ऐसे इंसान के बारे में था जो दो जिदों के बीच में पिस रहा था। एक जिद थी उसकी अपनी, जो उसने कभी पहचानी ही नहीं, और दूसरी जिद थी दुनिया की, जो उसने कभी चुनी ही नहीं। और उसके बीच में कुछ बचा ही नहीं। ना वो खुद, ना उसका सपना, ना उसकी जिंदगी। बस एक आदमी चला गया और एक स्क्रिप्ट पूरी हुई। नमस्कार दोस्तों। फुर्सत मिले तो एक बार उस दिन के बारे में सोचना, जब तुम इस दुनिया में आए थे। एक अस्पताल था, कुछ रोशनी थी, और तुम थे एक बिल्कुल कोरा कागज। तुम्हारे पास सिर्फ एक आवाज थी, और वो आवाज थी रोने की। ना तुम हिंदू थे, ना तुम मुस्लिम, ना तुम अमीर थे, ना गरीब, ना इंजीनियर, ना आर्टिस्ट, ना सक्सेसफुल, ना फेलियर। तुम बस एक जान थे जिसका कोई नाम नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई डर नहीं था। तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं थी, तुम कुछ भी बन सकते थे। पर आज, आज जब तुम आईने में देखते हो, तो तुम्हें क्या दिखता है? एक बनी बनाई तस्वीर। एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि उसे क्या बनना है, किससे डरना है, और उसके लिए कामयाबी का मतलब क्या है। पर दोस्तों, क्या होगा अगर किसी रात, जब पूरी दुनिया सो रही हो, तुम अकेले बैठकर खुद से ये पूछो कि आईने में ये दिखने वाला इंसान आखिर है कौन? बचपन में हमारी सबसे पहली आदत क्या थी? जरा सोचिए। परमिशन मांगना, मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर। ये सिर्फ स्कूल के नियम नहीं थे, ये एक शुरुआत थी। धीरे धीरे ये आदत हमारी फितरत बन गई। कॉलेज के लिए परमिशन, करियर के लिए परमिशन, शादी के लिए परमिशन। और एक दिन ऐसा आता है जब हमें अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट के लिए दुनिया की परमिशन चाहिए होती है। एक 8 साल का बच्चा है, रोहन। उसे ड्राइंग का बड़ा शौक है। एक दिन उसने अपनी ड्राइंग बुक में एक नीले रंग का सेब बनाया और आसमान को हरा रंग दे दिया। उसकी टीचर ने उसकी कॉपी पर लाल पेन से क्रॉस लगाए। कहा, सेब हमेशा लाल होता है और आसमान नीला। घर आकर भी उसने यही सुना। अगले दिन रोहन ने सेब को लाल किया और आसमान को नीला। उसे पूरे मार्क्स मिले। सब खुश थे। रोहन ने एक जरूरी सबक सीख लिया था, दुनिया की परमिशन कैसे मिलती है। उस दिन के बाद से रोहन ने कभी अपनी मर्जी का कोई रंग नहीं चुना। उसने वही रंग भरे जो उसकी कॉपी पर सही माने जाते थे। उसने जीतना सीख लिया, पर उसने अपना आसमान खो दिया। रोहन सिर्फ एक बच्चा नहीं है, रोहन हमारा पहला रूप है। सोचना कभी कि वो आखिरी बार कब था जब तुमने कोई ऐसी चीज चाही थी जिसके बारे में तुम्हें किसी और ने नहीं बताया था कि तुम्हें ये चाहना चाहिए। याद करने की कोशिश करो। बचपन की वो कौन-सी मेमोरी है जो सच में तुम्हारी अपनी थी, और कौन-सी ऐसी है जो दूसरों की कहानियों से तुम्हारी बन गई? याद कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। नींद में चलने वाले लोगों को देखा है कभी? वो रास्ता तय करते हैं, पर उन्हें मंजिल का पता नहीं होता। एक 25 साल की लड़की, नेहा, उसने अपनी जवानी के 5 साल एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में दे दिए। दोस्ती छोड़ दी, त्योहार छोड़ दिए, पसंद की किताब छोड़ दी, दिन-रात सिर्फ पढ़ाई करती थी। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से अपने पिता की आँखों में उस एग्ज़ाम के लिए एक गूंज सुनी थी। नेहा को लगता था कि यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। 5 साल बाद रिजल्ट आया। नेहा पास हो गई। घर में जश्न मन रहा था। पिता की आंखों में वही चमक थी। पर उस रात जब भीड़ चली गई और नेहा बाथरूम में अकेले खड़ी थी, तो उसने आईने में देखा। वहां एक जीती हुई लड़की होनी चाहिए थी। उसने खुद को देखकर स्माइल करने की कोशिश की, पर स्माइल नहीं आई। बस एक सन्नाटा था। उस रात उसे पहली बार लगा कि उसने अपनी जिंदगी के 5 खूबसूरत साल एक ऐसी धुन को दे दिए जो दरअसल कभी उसके थे ही नहीं। दुनिया की परमिशन मिल गई थी, पर क्या सच में वो जीती थी? सोचिएगा ज़रूर। हम वही बातें क्यों सोचते हैं जो हमारे आस-पास लोग सोच रहे होते हैं? हमारी ज़्यादातर चिंताएँ, हमारे ज़्यादातर सपने एक गूंज की तरह हैं, एक इको। हम सुनते हैं और वैसी ही आवाज़ निकलने लगती है। सोसाइटी कोई दुश्मन नहीं है, वो कोई विलन नहीं है जो तुम्हें कैद करना चाहती है। सोसाइटी सिर्फ एक ग्रामर है, एक ऐसी ग्रामर जिसे बनाया गया था ताकि भाषा ठीक से बोली जा सके। माँ-बाप, उन्होंने तुमसे वही कहा जो उन्हें उनके माँ-बाप ने सिखाया था। उनका इरादा तुम्हें कैद करना नहीं, तुम्हें सुरक्षित रखना था। पर क्या सिर्फ सुरक्षित रहना जीवित रहने के बराबर है?
इंसान की फितरत में नकल करना शामिल है। हज़ारों साल पहले जब हम जंगल में रहते थे, तो भीड़ का हिस्सा होना हमारी ज़रूरत थी। अकेले होने का मतलब था मौत। आज जंगल नहीं है, पर वो डर आज भी हमारे खून में है। हम सिर्फ इसीलिए भीड़ जैसा दिखना चाहते हैं, क्योंकि अकेले खड़े होने में हमें एक अनजाना खौफ लगता है और इस खौफ की वजह से हम अपनी आज़ादी का सौदा कर लेते हैं। हम लोग एक्सेप्ट होना चाहते हैं, दुनिया की परमिशन चाहते हैं, पर क्या ये एक्सेप्टेंस खुद को खोने की कीमत पर आती है? ज़रा सोचिएगा। अब यहाँ ज़रा रुकिए, कुछ मत सोचिए, बस ध्यान दीजिए। तुम्हारा नाम तुमने नहीं चुना, तुम्हारी भाषा तुमने नहीं चुनी, तुम्हारा धर्म तुमने नहीं चुना, तुम्हारे पहले हीरोज़ तुमने नहीं चुने, तुम्हारी पहली डेफिनिशन ऑफ सक्सेस तुमने नहीं चुनी। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कहते हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी चुनी? मिलना एक शख्स से, अमित, उम्र 50 साल, उनके पास वो सब कुछ है जिसे दुनिया कामयाब ज़िंदगी कहती है। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी। एक रात अमित ऑफिस से घर आते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, पर इंजन बंद करने के बाद उन्होंने कार का दरवाज़ा नहीं खोला। वो वहीं बैठे रहे। डैशबोर्ड की हल्की पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। एसी की आवाज़ थी और खामोशी। घर के अंदर लाइट जल रही थी। उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो बाहर ही बैठे रहे। 1 मिनट बीता, 20 मिनट बीत गए। उन्हें उस घर में जाने से डर लग रहा था, जो उन्होंने खुद बनाया था। उन 20 मिनटों में अमित ने अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखा। 10वीं के बाद उसने साइंस ली, क्योंकि सब ले रहे थे। उसने उसके बाद इंजीनियरिंग की, क्योंकि वही एक सॉलिड रास्ता था। नौकरी की, क्योंकि पैसे ठीक मिल रहे थे। शादी की, क्योंकि वक़्त आ गया था। फिर लोन, घर, ईएमआई। हर कदम पर वो बस परमिशन माँगते रहा। सोसाइटी से, परिवार से, सिस्टम से। उस स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख के अमित ने खुद से पूछा, इस पूरे सफर में मेरा अपना असली फैसला कौन-सा था? जवाब मिला, कुछ नहीं था। उनकी पूरी ज़िंदगी जैसे किसी और का दिया हुआ नक्शा थी, जिसे वो बस पूरा करते आ रहे थे। शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी गलत फैसले लेना नहीं होती। शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी बिना फैसले लिए पूरी ज़िंदगी गुज़ार देना होती है। हम एक बने-बनाए पैटर्न पर चलते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हमारे फैसले वही होते हैं जो सदियों से लोग लेते आ रहे हैं। इतिहास में एक अजीब पैटर्न है। हर बार जब किसी इंसान ने पहली बार क्यों पूछा, दुनिया ने पहले उसका विरोध किया और बाद में उसकी किताब लिखी। सोक्रेट्स, बुद्धा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, इन सब ने इंसानों के खिलाफ बगावत नहीं की। इन्होंने उस अनकॉन्शियस ज़िंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें लोग सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर जी रहे थे। इन्होंने बिना सोचे-समझे ली गई परमिशन को ठहर कर पूछा, आखिर क्यों? असली बगावत झंडे उठाने में नहीं होती। असली बगावत अकेले बैठकर ये पूछने की हिम्मत करना है, क्या मेरी सच्चाई मेरी है या मुझे दी गई है? हम अपने बच्चों को वही क्यों सिखाते हैं जो हमने सीखा था? एक 70 साल की औरत है, सावित्री देवी। अपनी पोती की शादी की तैयारी कर रही थी। उसने बड़े प्यार से पोती को समझाया, "बेटा, औरत को एडजस्ट करना आना चाहिए। झुकने से ही घर बनते हैं।" सावित्री देवी ने वही बात कही जो 50 साल पहले उन्हें कही गई थी। एक नई जनरेशन को वही स्क्रिप्ट दी जा रही थी। पर थोड़ी देर बाद जब सावित्री देवी किचन में अकेली थी, वो पुरानी डायरी जिसमें उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत सीखने की अपनी पहली ख्वाहिश लिखी थी, उन्हें वो मिल गई। उन्होंने उस डायरी को छुआ, उसे खोला। उनकी उँगलियाँ थोड़ी देर पन्नों पर रुकी रही। फिर उन्होंने वो डायरी बंद कर दी। बस। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई समझौता नहीं टूटा। उन्होंने वो डायरी दोबारा ठीक उसी जगह रख दी। एक 50 साल पुरानी चोट जो कभी ठीक नहीं हुई। एक एक ऐसी ख्वाहिश जिसे कभी पूरा होने की परमिशन ही नहीं मिली। हमारे फैसलों में, हमारे एथिक्स में कितना हमारा अपना अंश बचा है? अगर कल तुम्हें ये पता चले कि आज तक तुमने जो पाप पुण्य सोचे थे, वो सब झूठ थे, तो तुम्हारा असली मोरल कंपास क्या बच जाएगा? जब मौत पास आएगी, तो क्या तुम्हें किसी और का ख्वाब पूरा ना कर पाने का अफ़सोस होगा या अपने ख्वाब को कभी शुरू ना कर पाने का? ज़िंदगी का ये रास्ता आसान नहीं है। हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम वही करते हो जो सब कर रहे हैं,
और उस धुन पर बिना सोचे-समझे जिए जाते हो और फिर नाकामयाब होते हो, तो एक अजीब-सा खोखलापन आता है। ये बोरोड रिग्रेट है, उधार लिया हुआ पछतावा। लोग अक्सर फेल्योर से नहीं डरते, वो उस फेल्योर से डरते हैं जिसका फैसला उन्होंने खुद लिया हो। पर अगर तुम पूरे होशो-हवास में खुद के फैसले लेते हो, अपनी सच्चाई चुनते हो और उस पर चलते हुए गिर जाते हो, तो दर्द वहाँ भी होगा, पर वो तकलीफ तुम्हारी अपनी होगी, वो दर्द कमाया हुआ होगा, अर्न्ड रिग्रेट। और उस कमाए हुए दर्द में एक अजीब-सी शांति होती है, आज़ादी की शांति। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई जज करने वाला नहीं होता, जब दुनिया का शोर रुक जाता है, उस सन्नाटे में तुम दरअसल कौन होते हो? आईने में देखते हुए खुद से एक बार नज़र मिलाकर पूछना, कितनी ज़िंदगी जो तुम जी रहे हो, वो वाक़ई तुम्हारी है? शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख मरना नहीं होता, बल्कि उस इंसान का कभी पैदा ही ना होना, जो तुम बन सकते थे। और शायद इसीलिए सबसे मुश्किल काम अपनी ज़िंदगी जीना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम पहले ये पहचानना होता है कि उसमें तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है। शायद हम सब अपनी ज़िंदगी के लेखक पैदा होते हैं और धीरे-धीरे किसी और की किताब के कैरेक्टर बन जाते हैं। धन्यवाद।